अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द ने बनी गाला में मुलाकात की है। उस मुलाकात में बड़ी खुली डुली बातें हुई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उसके ये तमाम तर नोट्स हैं जो मैंने चीज़ें नोट डाउन कर ली थी, वो तफसीली तौर पर आपको उससे मुतालिक आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो तमाम तर सियाको सबाक है, किस पैराए में कौन सी बात की गई, वो आपको आगाह किया जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा, शेख रशीद, मीडिया मालकान, सहाफ़ियों और दीगर लोगों से मुतालिक बड़ी खुलकर बात की है। उस गुफ्तगू पर अपना एनालिसिस तो आप ख़ुद करेंगे। मैं जो तमाम तर गुफ्तगू थी एज़ इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ। जब इस मुलाकात का आगाज़ हुआ, तारुफ़ी सेशन था, तो हमारे कोलीग अहमद मंसूर हैं, उन्होंने कहा कि मेरा किरदार अनवर रज़ा की काबीना में शेख रशीद का है, जिस पर इमरान खान मुस्कुराए। उन्होंने उसके बाद कहका लगाया और ये कहा कि शेख रशीद बनना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद जब तारुफ हो गया तो उन्होंने कहा कि बड़ी डाइवर्सिटी है और पूरे पाकिस्तान से लोग आपकी काबीना में मौजूद हैं। जिसके बाद सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा ने कहा कि खान साहब, आप बड़ी खुली डुली बातें करते हैं और हम भी आपसे किसी लगी लिपटी के बगैर बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको बुरी नहीं लगेगी। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ जिससे मुतालिक बात करने पर आज़म सवाती की तरह फेंटा लगा दिया जाए। उन्होंने कहा जो अवामी तनकीद ना सुन सके वो सियासी लीडर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ से मुतालिक उन्होंने बात की कि मैं इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता जितनी जल्दी जनरल बाजवा गुस्सा हो जाता है। फिर जब वर्किंग जर्नलिस्ट की मुश्किलात से मुतालिक उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा कि शिबली फराज साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि क्या हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर नहीं किया था। जब बताया गया कि साफ़ी आपके दौर में बहुत सारे बेरोज़गार हुए तो उन्होंने कहा कैसे बेरोज़गार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि पहले 2 साल में ये हुआ होगा, अगले 2 साल तो बड़े अच्छे थे। पहले साल में मुल्क बैंकरप्ट मिला था, हमें दिवालिया मुल्क मिला था, तो उसमें हालात किसी तौर भी अच्छे नहीं हो सकते थे। दूसरे साल में कोरोना आ गया, लेकिन तीसरा और चौथा साल जो था उसमें तमाम शोबाए कारोबार जो थे उनमें रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ। उन्होंने कहा प्रोटेक्शन बिल हमने काबीना में मंजूर किया था और जो मीडिया मालकान हैं, आप वर्कर्स तो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मीडिया मालकान जो हैं उनको सहाफ़त का कोई शौक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने दीगर बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक प्रेशर ग्रुप बनाया होता है। मीडिया हुकूमतों को प्रेशराइज़ करता है, मालकान टैक्स नहीं देते और उसके लिए हुकूमतों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब ने मीडिया मालकान को बाकायदा एक माफिया करार दे दिया है। उन्होंने कहा ये माफियाज़ हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि 1960 की दहाई में पाकिस्तान मलेशिया और सिंगापुर से बहुत आगे था, लेकिन अब हालात देख लें अब क्या हो गए हैं। उन्होंने फिर कहा कि करप्शन तब होती है जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। पाकिस्तान में ताकतवरों ने चोरी का लाइसेंस ले लिया है। जो नैब अमेंडमेंट्स हुई या दीगर जो तरामीम हुई उनको उन्होंने कहा कि ये आप चोरी का लाइसेंस मिल गया है। किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि जो साहिबान इक़्तिदार लोग होते हैं वो इस तरह से अपने मफाद के लिए कानून साजी करके अपने केसेस ख़त्म कर लें। उन्होंने कहा किसको नहीं पता कि शरीफ और जरदारी करप्ट तरीन है। जरदारी का जो मिस्टर 10% है वो तो बाहर से कहना शुरू किया गया और बाहर इन पर किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं। ये माफियाज 2012 से पहले मुझसे खौफजदा नहीं थे। मैं तो ऊपर आया ही मीडिया की वजह से हूँ और मीडिया का ही ये सारा क्रेडिट है, क्योंकि मेरे कोई बाप दादा तो सियासत में थे नहीं। उन्होंने कहा सिंगापुर में मीडिया मालकान को दायरे में लाया गया। पाकिस्तान में तो मीर शकील उर रहमान का जो लंदन में रहन सहन है वो मुझे पता है और वर्कर्स के साथ जो उनका बर्ताव है वो भी पता है। उन्होंने कहा जी 2018 में जो हमें मुल्क मिला था, 2022 में हमने उसे बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छी हालत में उसे छोड़ कर गए और पाकिस्तान की कई सालों बाद, कई दहाइयों बाद ये ग्रोथ जो थी, ग्रोथ रेट 6% पे आया था और इस हुकूमत का सर्वे भी यही बताता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी जो थी वो ख़त्म होकर रह गई है। कोरोना जब हुआ तो उस दौरान
5 दिन की छुट्टी की, उसके अलावा 1 दिन की भी छुट्टी नहीं की। मुल्क को बेहतर करना मेरा मकसद है। उन्होंने कहा जी ये 6 महीने जो हैं इसमें मुल्क बहुत नीचे गया और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। शहबाज शरीफ ने 16 अरब की चोरी की, नौकरों के अकाउंट से उसके पैसे निकले और इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और जो इन चोरों को बैक कर रहा है, जो इनके पीछे खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है, उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। ये आपको मालूम है कि खान साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में भी इस हवाले से बात करते हैं कि कौन इन चोरों को बैक कर रहा है। आज़म सवाती साहब भी इसीलिए आजकल FIA की हिरासत में हैं, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कह दिया था कि आपको मुबारक हो कि आप इन चोरों को बैक कर रहे हैं। खान साहब ने कहा जी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। कोरोना में दुनिया में ने हमारी तारीफ़ की कि हमने बहुत अच्छा उससे निपटा है। उन्होंने कहा मानता हूँ कि मुझे साफ़ती तंजीमों और ट्रेड यूनियन से मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल सका। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैंने कभी भी तमाम सहाफ़ियों से मुतालिक लफाफा साफ़ी नहीं किया, बल्कि जो लोग लफाफे लेते हैं उनसे मुतालिक कहा। सलीम साफ़ी से मुतालिक उन्होंने कहा जी सलीम लफाफी है वो। फिर उन्होंने कहा सियासत गाली बन गई है, जब कोई कहता है कि किसी को कि तुम सियासत कर रहे हो तो इसका मतलब भी उल्टा होता है। उन्होंने कहा जी अयाज अमीर के साथ जो किया गया उससे मुतालिक सबको बात करनी चाहिए थी, बड़ा जुल्म किया गया। इमरान रियाज और दीगर जो साफ़ियों के साथ हुआ उस पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से साफ़ियों की मैं दिल से इज़्ज़त भी करता हूँ जो अपने हालात अच्छे ना होने के बावजूद भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करते बल्कि अपने नज़रिए के साथ खड़े होते हैं। ऐसे बहुत से साफ़ी हैं। वो कहते हैं जी कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जज अच्छे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसी तरह साफ़ियों में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छा होता है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी मीडिया मालकान अरबपति बन चुके हैं और वो सहाफ़त का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। खान साहब से कहा गया कि आपके दौर में बहुत से एंकर्स जो हैं वो ऑफ एयर हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ने फ़ौज से हामिद मीर ने फ़ौज से मुतालिक बयान दिया और फ़ौज ने मीर शकील रहमान पर प्रेशर डाल के उसे ऑफ एयर करा दिया। इस पर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मतीउल्लाह जान का मालूम हुआ था और मैंने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि उसे मैंने नौकरी से निकलवाया। हाँ, सिर्फ एक नजम सेठी के खिलाफ केस किया था और उस केस की वजह यह थी कि उसने मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने कहा जी आज भी साफ़ियों और मीडिया मालकान को धमकियां दी जा रही हैं। सलमान इकबाल का जो बिज़नेस था वो सारा बंद कर दिया गया है। हमने पिछली हुकूमत के जो बिल्स थे मीडिया के लिए वो भी क्लियर किए, जिसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी ज़ाती प्रमोशंस करते थे, लेकिन हमने वो भी क्लियर कर दिए। उन्होंने कहा जो आदमी करप्शन नहीं करता और कानून नहीं तोड़ता उसको मीडिया से कोई डर नहीं है, हमें आज़ाद मीडिया से कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे क्या लगे, जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना दें लेकिन मेरिट पर बनाया जाए। उन्होंने कहा मैंने अपना DG FIA IG या कोई भी अफसर अपना नहीं लगाया, मेरा कोई रिश्तेदार है तो बता दें। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया पर जो रिश्वत और जो पैसे चलाने का सिलसिला है वो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने डिक्टेटर करार दिया कि वो तो डिक्टेटर था, उसके बारे में उसके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकता था। फिर ज़ियाउल हक आ गया, वो तो था ही डिक्टेटर। फिर ये दोनों आ गए शरीफ और जरदारी, और नवाज शरीफ के दौर में तो LDA में अक्सर आग लग जाया करती थी। फिर वो साफ़ियों पे पैसे चलाते थे। जजों में रिश्वत नवाज शरीफ ने शुरू की, उन्होंने प्लॉट्स के ज़रिए ये रिश्वत शुरू की। फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो सब कुछ मिल चुका है, मुझे किस चीज़ की कमी है। अल्लाह ने 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया, जो हासिल करना था वो तमाम तर हासिल कर चुका हूँ। लेकिन अब ये फ़ैसले का वक्त है कि अब कौम ने ये फ़ैसला करना है कि इन्हीं लोगों के अंडर उन्होंने रहना है या उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। उन्होंने साफ़ियों को भी एक बार तो कह दिया कि आप भी मेरा साथ दें इस मार्च में। फिर उन्होंने कहा कि अवाम सब कुछ जानती है और अब ये मार्च फ़ैसला कुन होगा, और इसके बावजूद भी जो इनके अंडर रहना चाहता है इससे बेहतर है कि वो मर जाए। खान साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने का कहा ही नहीं। कुरान की आयत है कि हक और सच का साथ दो, और हक और सच का ही साथ देना चाहिए। फिर उन्होंने मीडिया मालकान पर एक बार फिर से आए। उन्होंने कहा जी अलीम खान ने 200 अरब रुपए की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और उस पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है,
اور صحافت کا استعمال کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ صحافت کیا کر رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی اگر میڈیا اور میڈیا کیمپینز کا اتنا اثر ہوتا تو وہ قطعی طور پر یہ الیکشنز نہ جیت پاتے، کیونکہ میڈیا نے تو ساری چیزیں انہی کے خلاف چلائی تھیں، لیکن عوام اب بیدار ہو چکی ہے اور انہیں کامیاب کرا دیا ہے۔ پریس کلب کی گرانٹ سے متعلق بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی میرے تو علم میں ہی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ نیشنل پریس کلب کو گرانٹ نہیں دی گئی، اور میری کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ یہ میں کہوں کہ گرانٹس نہیں دینی۔ میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آیا۔ شوگر مافیا، تیل مافیا، جتنا بھی یہ پیٹرولیم سے متعلقہ جو سلسلہ جاری رہا، اور دیگر تمام مافیاز اور ان چوروں کرپٹوں کے ساتھ میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم کئی جگہ پر فیل بھی ہوئے، عدالتیں اور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، ہماری حکومت بڑی کمزور تھی، اتحادی حکومت تھی، کئی جگہوں سے پریشر آتا تھا۔ پھر خان صاحب نے کہا جی آئندہ ایسی حکومت ملی تو کسی طور بھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر پہلے بھی یہ معلوم ہوتا کہ اس طرح کی مشکلات ہوں گی حکومت میں تو کبھی حکومت نہ لیتا، بلکہ یہ کہتا کہ نئے الیکشن کراؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم صحافیوں پر جو ان کے جلسوں میں کارکنوں کی جانب سے تشدد ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے جلسوں میں اعلان کریں گے کہ صحافیوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور وہ اپنی کوریج آزاد طور پر کر سکیں۔ سوشل میڈیا کا انہوں نے کہا جی کہ اب وہ جو نیشنل میڈیا ہے اس سے بڑا ٹول بن چکا ہے اور اب اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے بھی کنٹرول میں وہ نہیں ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جو ٹرولز ہیں وہ کئی بار بڑی ایبیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے تقریباً 2 کروڑ فالورز ہو چکے ہیں، مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے کہاں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ وہ ایبیوزو لینگویج استعمال نہ کریں، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے جلسوں میں نکلتی ہے، اس سے پہلے وہ جلسوں میں نہیں نکلتی تھی، لیکن غریدہ فاروقی کی ہمیشہ شکایت آتی ہے، تو غریدہ کو میں نے دیکھا ہے جہاں بھی وہ مردوں کو دیکھتی ہے وہاں جا کے گھس جاتی ہے، تو جب آپ اہل مجھے مار کریں گے تو پھر تو ایسا ہوگا۔ یہ نامناسب جملہ تھا خان صاحب کا، اور تمام تر گفتگو جو تھی وہ ناظرین آپ کو سنائی ہے۔ یہ تمام ملاقات کا احوال تھا۔ انہوں نے کہا میڈیا سے متعلق جو چیزیں جائز طور پر ہم کر سکتے تھے لیکن اپنے دور میں نہیں کر سکے، وہ آئندہ حکومت اگر ہمیں ملی تو وہ تمام چیزیں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ یہ بیسیکلی ایک کوشش تھی کہ ایک لائزون بنایا جائے، کیونکہ تحریک انصاف اور صحافیوں کی بہت دوری تھی۔ میڈیا چینلز بہت سارے ایسے ہیں جن کے صحافی پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز وہاں جاتے ہیں تو ان کو پریس کانفرنس تک کور نہیں کرنے دی جاتی، تو چینلز میں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو بڑی پروڈکٹیو میٹنگ رہی اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو تمام تر چیزیں طے ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد بھی ہو جائے۔ تو ناظرین اس ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے تھے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔